आज हम तत्वों का आवर्ती वर्गीकरण के बारे में चर्चा करेंगे। पीरियाडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स, तत्वों का आवर्ती वर्गीकरण, ये क्लास 11 का चैप्टर है, तत्वों का आवर्ती वर्गीकरण। तो पहले ये समझना है कि तत्वों का वर्गीकरण तब आवर्ती शब्द के बारे में बताते हैं। तो प्रश्न उठता है कि तत्वों के वर्गीकरण की आवश्यकता क्यों थी, यानी तत्वों को बांटने की आवश्यकता क्यों थी। क्षैतिज पंक्तियों में, हॉरिजॉन्टल रोज में और वर्टिकल कॉलम्स में यानी ऊर्ध्वाधर स्तंभ में तत्वों को बांटने की आवश्यकता क्या थी। तो तत्वों को बांटने की आवश्यकता इसलिए थी कि जैसे अगर मान लीजिए 5 तत्वों की खोज हुई है तो हमको 5 तत्वों के भौतिक गुण और रासायनिक गुण के बारे में अध्ययन करना पड़ेगा। धीरे धीरे पता चला 10 तत्वों की खोज हो गई तो हमको 10 तत्वों के गुण के बारे में अध्ययन करना पड़ेगा। ये संख्या धीरे धीरे बढ़ती जाएगी तो तत्वों के गुणों को याद रखना और समझना कठिन हो जाएगा। तो इसके लिए रसायन विज्ञान के वैज्ञानिकों ने कुछ प्रयास किए, तत्वों के वर्गीकरण किए। उन्होंने ये देखा कि कई तत्व ऐसे थे जिनके गुण समान थे, तो उन्होंने कहा इनको हम एक साथ रखते हैं। तो इस तरीके से तत्वों का वर्गीकरण किया गया कि समान गुणों वाले तत्वों को एक साथ रख दिया जाए। तो जैसे मान लीजिए 60 तत्व हैं और 60 में अगर मान लीजिए 30 तत्व ऐसे हैं जिनके गुण एक समान हैं, तो पता चला आपको 30 तत्वों के गुण नहीं पढ़ने पड़ेंगे, केवल एक तत्व के गुण पढ़ने पड़ेंगे और 30 तत्वों के गुण याद हो जाएंगे। तो इसी के लिए तत्वों का वर्गीकरण किया गया कि तत्वों के गुणों को समझना और याद रखना आसान हो जाए। अब तत्वों के वर्गीकरण का जब प्रयास शुरू हुआ तो कई वैज्ञानिकों ने तत्वों के वर्गीकरण का प्रयास किया। जैसे बर्जीलियस की बात बताते हैं। बर्जीलियस ने क्या किया, बर्जीलियस के अनुसार इन्होंने तत्वों को 2 भागों में बांटा, धातु और अधातु में। तत्वों को 2 भागों में बांटा, धातु में और अधातु में। उन्होंने देखा कि कुछ तत्वों में धातु के गुण थे, जैसे धात्विक चमक, धात्विक चमक, सुचालकता, धात्विक चमक का मतलब एक विशेष प्रकार की चमक, जैसे चांदी में Ag या सोने में Au या लोहे में Fe या तांबे में Cu में, इन सब में एक विशेष प्रकार की चमक होती है, तो उसको कहते हैं धात्विक चमक। सुचालकता, ये 2 चीज़ों के सुचालक होते हैं, विद्युत के भी और उष्मा के। उष्मा का मतलब इनको गर्म भी किया जा सकता है और विद्युत का मतलब इनमें विद्युत धारा भी प्रवाहित की जा सकती है। और इधर वे लोग आए जिनमें धात्विक चमक नहीं थी। धात्विक चमक नहीं, और ये लोग विद्युत के कुचालक थे। विद्युत के कुचालक थे, कुचालकता थी, यानी इनमें कोई चमक नहीं थी। जैसे मान लीजिए नाइट्रोजन ले लिए, या ले लिया आपका ऑक्सीजन ले लिए, या आपका क्लोरीन ले लिए, ये सब
अधातु हैं, इनमें किसी प्रकार की चमक नहीं। और दूसरी चीज कुचालकता, ये विद्युत के भी कुचालक और उष्मा के भी कुचालक, यानी इनमें विद्युत धारा प्रवाहित नहीं की जा सकती। तो बर्जीलियस ने तत्वों को दो भागों में वर्गीकृत किया इस तरीके से, लेकिन इनके वर्गीकरण का प्रयास ज्यादा सफल नहीं रहा, क्योंकि कुछ तत्व ऐसे भी थे जो अधातु थे और उनमें धातुओं के गुण पाए जाते थे। जैसे अधातुओं में आपका कार्बन आता है, लेकिन कार्बन के दो रूप हैं, डायमंड और ग्रेफाइट। डायमंड और ग्रेफाइट दोनों अधातु हैं। अधातु होते हुए भी ग्रेफाइट में विद्युत धारा प्रवाहित की जा सकती है। ग्रेफाइट में विद्युत धारा प्रवाहित हो जाती है। विद्युत धारा प्रवाहित हो जाती है, और जबकि ग्रेफाइट है क्या, अधातु है। और इसी प्रकार आयोडीन, आयोडीन भी अधातु है, लेकिन आयोडीन में धात्विक चमक पाई जाती है। आयोडीन आपका अधातु है और आयोडीन में धात्विक चमक पाई जाती है। और इसके अलावा कुछ तत्व जैसे आर्सेनिक, एंटीमनी, उनमें दोनों के गुण पाए जाते हैं, धातु के गुण और अधातु के गुण। इसलिए ये वर्गीकरण असफल हो गया। अब इसके बाद अनेक वैज्ञानिक, जैसे हम बात करते हैं डोबेराइनर, इनका त्रिक समूह एक सिद्धांत था, डोबेराइनर का त्रिक समूह सिद्धांत। डोबेराइनर डोबेराइनर ये भी वैज्ञानिक थे, इन्होंने भी तत्वों को वर्गीकृत करने का प्रयास किया। डोबेराइनर का त्रिक समूह सिद्धांत, डोबेराइनर का त्रिक समूह सिद्धांत। इन्होंने क्या बताया? इन्होंने बताया कि जब तत्वों को हम परमाणु भार के बढ़ते क्रम में रखते हैं तो होता क्या है, जैसे ये पहला तत्व है और ये दूसरा तत्व है और ये तीसरा, और इनको रखा गया परमाणु भार के बढ़ते क्रम में, तो जो बीच वाले तत्व का परमाणु भार है वो पहले और तीसरे तत्व के परमाणु भार का औसत होता है। यानी जो इसका परमाणु भार निकलेगा बी का, वो सी के परमाणु भार और ए के परमाणु भार का औसत होगा। जैसे उन्होंने एग्जाम्पल दिया लिथियम, जिसका परमाणु भार है 7। उसके बाद मान लीजिए लिथियम के बाद कोई अगला तत्व ले लेते हैं, जैसे आपका ले लिए, मान लीजिए सोडियम ले लिए। सोडियम का परमाणु भार है 23। मान लीजिए यहां पर ले लिए पोटेशियम, पोटेशियम का परमाणु भार है 39। लिथियम का परमाणु भार 7 और सोडियम का परमाणु भार 23 और पोटेशियम का परमाणु भार 39। तो जो बीच वाला तत्व है सोडियम, ये इन दोनों का औसत है। कैसे? 39 और 7 का जब औसत निकालते हैं तो दो संख्याओं का औसत निकालते हैं, दोनों को जोड़कर 2 से भाग दे देते हैं, तो 39 और 7 हो जाता है 46, और 46 को 2 से भाग दे देते हैं तो आ जाता है 23। तो इस तरीके से उन्होंने बताया कि बीच वाला तत्व पहले और तीसरे तत्व के परमाणु भार का औसत होता है, लेकिन उनका ये प्रयास सभी तत्वों पर लागू नहीं होता। जैसे मान लीजिए हमने
ये 3 तत्वों को चेक किया, फ्लोरीन, क्लोरीन और ब्रोमीन, इन तत्वों को चेक किया। तो फ्लोरीन का परमाणु भार होता 9 और क्लोरीन का परमाणु भार है 35.5 और ब्रोमीन का परमाणु भार है 80। अब हमने इन दोनों का जब औसत लिया, ब्रोमीन का परमाणु भार और फ्लोरीन का परमाणु भार, इन दोनों का औसत लिया, तो ये आपका आ गया 89/2, यानी 2 चौको 8 और 2 चौको 8, 1 9 और 2 पंचे 10, 44.5, जबकि इनके नियम के अनुसार आना चाहिए 35.5। तो इनका भी ये जो त्रिक समूह सिद्धांत सभी तत्वों पर पूरी तरह लागू नहीं होता, तो इनका भी तत्वों के वर्गीकरण का प्रयास असफल रहा। इसी के बाद एक वैज्ञानिक और जिक्र करते, न्यूलैंड। इन्होंने भी तत्वों के वर्गीकरण का प्रयास किया और इन्होंने अपना एक नियम दिया जिसको कहते हैं न्यूलैंड का अष्टक नियम। न्यूलैंड के अष्टक नियम के अनुसार न्यूलैंड के अष्टक नियम के अनुसार इन्होंने क्या बताया कि पहले तत्व और 8वें तत्व के गुण समान होते हैं। जैसे संगीत में 8 स्वर होते हैं, सा, रे, गा, मा, पा, धा, नी, सा। तो पहला भी अक्षर सा आता है और 8वां अक्षर भी सा आता है, तो दोनों समान हो गए। तो उसी तरीके से पहला तत्व और 8वां तत्व दोनों के गुण क्या हैं? समान। जैसे हमने शुरू किया लिथियम, लिथियम के बाद बेरिलियम, फिर बोरान, फिर कार्बन, फिर नाइट्रोजन, फिर ऑक्सीजन, फिर फ्लोरीन। तो ये आपका पहला तत्व हो गया, पहला तत्व। और फ्लोरीन के बाद आता है नियान, लेकिन इन लोगों के समय अक्रिय गैसों की खोज नहीं हुई थी। नियान अक्रिय गैस तत्व है। तो नियान के बाद अगला नंबर आएगा सोडियम, ये हुआ 8वां तत्व। और बात सही है, लिथियम के गुण सोडियम के गुण से मिलते जुलते हैं। लिथियम के गुण सोडियम के गुण से मिलते जुलते हैं। ये सा, रे, गा, मा, पा, धा, नी, सा। तो पहला और 8वां इन दोनों तत्वों के गुण आपस में मिलते जुलते हैं, लेकिन इनका भी प्रयास सभी तत्वों पर पूरी तरह सही नहीं होता। कैसे? जब अक्रिय गैसों की खोज हो गई थी, तो अक्रिय गैसों में फ्लोरीन के बाद यहां आ जाता है नियान, फ्लोरीन के बाद यहां आ जाता है नियान। तो ये पहला हो जाएगा और ये 8वां हो जाएगा, और इन दोनों के गुण कभी समान नहीं हो सकते। क्यों? ये अक्रिय गैस तत्व है, ये गैस है और किसी से क्रिया नहीं करती, और ये अक्रिय नहीं है, ये क्रिया करती है, और इसमें धातु के लक्षण भी हैं, और इसकी भौतिक अवस्था ठोस, और यहाँ भौतिक अवस्था क्या है? गैस। तो दोनों के गुण क्या हैं? असमान। तो यानी इनका संगीत का पहला स्वर 8वें तत्व के स्वर से गुणों में समानता प्रदर्शित नहीं करता, तो इनका भी वर्गीकरण का प्रयास असफल हो गया। इसके बाद फिर कई अन्य लोगों ने तत्वों के वर्गीकरण का प्रयास किया। अब उसमें हम केवल नाम लिख देते हैं, जैसे ड्यूमा, ड्यूमा की सजातीय श्रेणी, ड्यूमा की सजातीय श्रेणी। इन्होंने भी, ड्यूमा ने भी तत्वों को वर्गीकृत करने का प्रयास किया है, लेकिन इनका भी वर्गीकरण का प्रयास सब तत्वों पर सफल नहीं हो पाया। उसके बाद लोथर मेयर,
लोथर मेयर, इनका एक वक्र है, लोथर मेयर वक्र। इनका भी तत्वों के वर्गीकरण का प्रयास पूरी तरह सफल नहीं हुआ। उसके बाद एक वैज्ञानिक और प्राउट की परिकल्पना, इन्होंने भी तत्वों के वर्गीकरण का प्रयास किया, लेकिन सभी तत्वों पर इनका ये नियम पूरी तरह लागू नहीं होता। तो इन लोगों के प्रयास असफल प्रयास थे। इसके बाद जो सबसे सफल प्रयास है तत्वों के वर्गीकरण का, वो रूस का वैज्ञानिक मेंडलीफ, उसने सबसे सफल प्रयास किया तत्वों के वर्गीकरण का। वो वैज्ञानिक है मेंडलीफ। रूस का वैज्ञानिक मेंडलीफ। मेंडलीफ के अनुसार, तो मेंडलीफ के समय में लगभग 63 तत्व ज्ञात थे, यानी 63 तत्वों की खोज हो चुकी है। मेंडलीफ के समय लगभग 63 तत्व ज्ञात थे। आज के टाइम में बता देते हैं 118 तत्वों की खोज हो चुकी है। आज के समय में 118 तत्वों की खोज हो चुकी है, जिसमें से प्रमाण क्रमांक 1 से लेकर प्रमाण क्रमांक 92, 1 से लेकर कहां तक? 92 तक प्राकृतिक तत्व हैं। आज के समय में प्रमाण क्रमांक 1 से लेकर 92 तक प्राकृतिक तत्व हैं। प्राकृतिक तत्व वातावरण में मुक्त अवस्था या संयुक्त अवस्था में उपस्थित हैं। और प्रमाण क्रमांक 92 से लेकर 118 तक, प्रमाण क्रमांक 92 से लेकर 118 तक, ये जो तत्व हैं ये संश्लेषित तत्व हैं। ये संश्लेषित तत्व हैं, यानी इनका संश्लेषण किया गया है, इनका निर्माण किया गया है रसायन विज्ञान के वैज्ञानिकों के द्वारा। वो नाभिकीय अभिक्रियाएं हैं, नाभिकीय अभिक्रियाओं के द्वारा इनका निर्माण किया गया, प्रमाण क्रमांक 92 से लेकर 118 तक। अब मेंडलीफ के समय में केवल 63 तत्व ज्ञात थे। मेंडलीफ के समय में केवल 63 तत्व ज्ञात थे, और मेंडलीफ के समय केवल परमाणु भार की खोज हुई थी, प्रमाण क्रमांक की खोज नहीं हुई थी। तो मेंडलीफ ने क्या देखा कि जो तत्वों के गुण हैं वो परमाणु भार पर निर्भर करते हैं, यानी परमाणु भार तत्वों का मौलिक गुण है। जो तत्वों के गुण हैं तत्वों के गुण वो किस पर निर्भर करते हैं? परमाणु भार पर। तत्वों के गुण परमाणु भार पर निर्भर करते हैं। तत्वों के गुण परमाणु भार पर निर्भर करते हैं। तो मेंडलीफ ने क्या किया? तत्वों को वर्गीकृत किया क्षैतिज पंक्तियों में और ऊर्ध्वाधर स्तंभ में, हॉरिजॉन्टल रोज में और वर्टिकल कॉलम्स में। और उन्होंने किया क्या? उन्होंने 12 क्षैतिज पंक्तियां बनाई। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 क्षैतिज पंक्तियां ऐसे बनाई।
ये उन्होंने कितनी क्षैतिज पंक्तियां बनाई? 12। और 8 ऊर्ध्वाधर स्तंभ बनाए। फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, सेवंथ, और एट्थ। उन्होंने तत्वों को बांटा 12 क्षैतिज पंक्तियों में, यानी 12 हॉरिजेंटल रोज में, और 8 वर्टिकल कॉलम्स में। ये मेंडलीव ने तत्वों को वर्गीकृत किया, यानी तत्वों एलिमेंट्स को क्लासिफाइड किया। एलिमेंट्स आर क्लासिफाइड इनटू 12 हॉरिजेंटल रोज एंड 8 वर्टिकल कॉलम्स। अब इन्होंने किस तरीके से वर्गीकृत किया? तत्वों को रखा परमाणु भार के बढ़ते क्रम में, क्षैतिज पंक्तियों में भी और ऊर्ध्वाधर स्तंभों में भी। तत्वों को कैसे रखा? परमाणु भार के बढ़ते क्रम में। परमाणु भार को हम ए से प्रदर्शित करें तो ये परमाणु भार का बढ़ता क्रम इधर भी, परमाणु भार का बढ़ता क्रम। परमाणु भार के बढ़ते क्रम में तत्वों को रखा, क्षैतिज पंक्तियों में भी, ऊर्ध्वाधर स्तंभों में भी। और उनके समय में 63 तत्वों की खोज हुई थी। तो जैसे उन्होंने, मान लीजिए पहला आवर्त यहां पर थोड़ा सा ऊपर कर दें, ये पहला आवर्त है, पहला आवर्त, दूसरा आवर्त, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठवां और सातवां और आठवां। तो जैसे पहले में उन्होंने रख दिया हाइड्रोजन को, और फिर दूसरे में जैसे यहाँ लिथियम है, फिर सोडियम है, फिर पोटेशियम है, नहीं लिथियम, फिर इसके बाद बेरिलियम है यहाँ पर, फिर यहाँ बोरान है, फिर कार्बन है, फिर नाइट्रोजन है, फिर ऑक्सीजन है, फिर यहाँ पर रख दिया फ्लोरीन है, और फिर यहाँ पर रख दिया सोडियम है। कहने का मतलब है लिथियम, बेरिलियम, बोरान, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन। नहीं, उस समय अक्रिय गैसों की खोज नहीं हुई थी। यहाँ पर भी कोई तत्व, आप समझिए यहाँ पर। तो उन्होंने तत्वों को रखा परमाणु भार के बढ़ते क्रम में। जैसे लिथियम का परमाणु भार 7, ये बोरान का 11 हो गया, इस तरीके से। यहाँ लिथियम का परमाणु भार 7 और सोडियम का परमाणु भार कितना? 23। इस तरीके से उन्होंने सब तत्वों को रखा। ऐसे मान लीजिए, ऐसे रखते हुए ऐसे रखा उन्होंने, ये सब उन्होंने तत्वों को रख दिया। लगभग 63 तत्वों को उन्होंने रखा। लेकिन मेंडलीव को ये मालूम था कि धीरे धीरे नए तत्वों की खोज होती जाएगी, इसलिए उसने ये जो सारणी बनाई, इसमें कुछ खाली स्थान छोड़ रखे थे। जैसे ये सब खाली स्थान है, जैसे ये सब खाली स्थान है, जैसे खाली स्थान यहाँ पे एक संकेत के रूप में हमने बना दिया है। वो खाली स्थान कहीं भी हो सकते हैं। तो उसने इस सारणी में कुछ खाली स्थान छोड़ रखे थे कि भविष्य में जब नए तत्व की खोज होगी तो उसको इस सारणी में समायोजित किया जा सके। इसके लिए उसने एक ऊर्ध्वाधर स्तंभ में उन तत्वों को रखा था जिनके गुण समान थे। जैसे लिथियम, सोडियम, इनके गुण क्या हैं? समान। या बेरिलियम के बाद मैग्नीशियम हो जाएगा, तो बेरिलियम बाद मैग्नीशियम, तो बेरिलियम के गुण मैग्नीशियम गुण से मिलते जुलते। तो
एक ही ऊर्ध्वाधर स्तंभ में उन तत्वों को रखा था जिनके गुण आपस में एक समान, जैसे इनमें जिनको रखा जाएगा उन सबके गुण एक समान, इनमें जिनको रखा गया उनके गुण एक समान, इनमें जिनको रखा गया उनके गुण एक समान। एक ही ऊर्ध्वाधर स्तंभ में उन तत्वों को रखा जाता है जिनके गुण एक समान। मेंडलीफ ने यह व्यवस्था दी थी। अब भविष्य में जैसे कोई नया तत्व खोजा गया तो उसके गुण, जैसे मान लीजिए नया तत्व खोज लिया गया, तो इसके गुण मिलाए जाएंगे कि इन लोगों के गुणों से मिलते जुलते हैं कि इन लोगों के गुणों से मिलते जुलते। मान लीजिए इसके गुण इन लोगों के गुणों से मिलते जुलते हैं, तो इसमें जैसे खाली स्थान यहाँ या खाली स्थान यहाँ या खाली स्थान यहाँ, तो इनमें से कहीं रख दिया जाएगा और वो पता करके कि इस तत्व का परमाणु भार कितना है। जैसे सपोज मान लीजिए यहाँ पर कोई तत्व है और नाइट्रोजन का परमाणु भार 14 है, और यहाँ पे मान लीजिए कोई तत्व है जिसका परमाणु भार सपोज आपका मान लीजिए फास्फोरस नहीं आर्सेनिक ले लेते 75 है, आर्सेनिक का 75 है, यहाँ पर आर्सेनिक, नाइट्रोजन का परमाणु भार 14 और आर्सेनिक का परमाणु भार आपका 75 है, और बीच में एक तत्व खोजा गया। अब उसके गुण इन सबके गुणों से मिलते जुलते हैं, तो खाली स्थान तो कई हैं, कहाँ पे रखा जाए, तो उसके परमाणु भार को चेक करेंगे। जैसे फास्फोरस खोजा गया, फास्फोरस का परमाणु भार 31, तो यहाँ पर इसका परमाणु भार ये 14 और ये परमाणु भार इसका 75, तो इन दोनों के बीच में कहीं हमने रख दिया, यहाँ पर इस स्थान पे क्या रख दिया, फास्फोरस, जिसका परमाणु भार है 31। तो इस तरीके से उसने जो है ये सारणी प्रस्तुत की। अब ये जो आवर्ती शब्द है इंग्लिश में जिसको पीरियाडिसिटी कहते हैं, आवर्ती, इसका पूरा संबंध आवर्तिता से, पीरियाडिसिटी। तो आवर्तिता क्या है, तो जब हम एक क्षैतिज पंक्ति में बाएं से दाएं जाते हैं तो अगली नई जब क्षैतिज पंक्ति आती है तो तत्वों के गुणों की पुनरावृत्ति होती, जैसे जो लिथियम का गुण वही सोडियम का गुण। फिर हम एक क्षैतिज पंक्ति में बाएं से दाएं गए, अगले नए क्षैतिज पंक्ति से गुणों की हुई पुनरावृत्ति, यानी एक समान अंतराल के बाद, जैसे ये अंतराल के बाद यहाँ पर, इस अंतराल के बाद यहाँ पर तत्वों के गुणों की होती पुनरावृत्ति। तत्वों के गुणों की पुनरावृत्ति को कहते आवर्तिता, पीरियाडिसिटी। इसलिए इस सारणी का नाम आवर्त सारणी यानी पीरियाडिक टेबल रखा गया। तो ये मेंडलीफ की थी मूल आवर्त सारणी, इसको कहते हैं मेंडलीफ की ओरिजिनल पीरियाडिक टेबल, जिसमें तत्वों को रखा गया परमाणु भार के बढ़ते क्रम में, बाएं से दाएं भी, ऊपर से नीचे। 12 क्षैतिज पंक्तियां हैं और 8 ऊर्ध्वाधर स्तंभ हैं, और उनके समय में लगभग 63 तत्वों की खोज हुई थी। जैसे बाद में एक बता देते स्कैंडियम की खोज बाद में हुई, स्कैंडियम की, तो उसको भी देखा गया, जैसे उसके गुण जहां पर मिलते जुलते होंगे उस ऊर्ध्वाधर स्तंभ में रख दिया गया होगा। अब इतना सब कुछ होने के बाद भी इनकी आवर्त सारणी में पहली चीज तो इनके आवर्त सारणी से फायदा क्या बता दें कि मेंडलीफ की मूल आवर्त सारणी के एडवांटेज क्या है, तब इसके बाद जो है इनकी कमियों के बारे में बताएंगे। तो इनकी आवर्त सारणी का एडवांटेज ऑफ मेंडलीव्स पीरियाडिक टेबल, यानी इस आवर्त सारणी का लाभ क्या है। तो इस आवर्त सारणी का लाभ नंबर 1 तो है तत्वों के जो गुण हैं उनका अध्ययन करने में आसानी। कैसे, जैसे इनके समय में लगभग 63 तत्व ज्ञात थे, मान लीजिए सपोज 64, तो हमको 64 तत्वों के गुण अलग अलग याद करने पड़ते। लेकिन इन्होंने क्या किया, तत्वों को 8 ऊर्ध्वाधर स्तंभों में बांट दिया और एक ही ऊर्ध्वाधर स्तंभ में उन तत्वों को रखा जिनके गुण क्या थे, समान थे। तो जैसे अगर हम इस ऊर्ध्वाधर स्तंभ में एक का गुण अध्ययन कर लिए तो सबका अध्ययन हो गया, एक का अध्ययन कर लिए तो सबका अध्ययन हो गया, इसमें भी एक का अध्ययन कर लिए तो सबका अध्ययन हो गया। तो इस तरीके से हमको 1 2 3 4 5 6 7 8 तत्वों के गुण का हम अध्ययन करते और 8 64 तत्वों के गुण का अध्ययन हो जाता, यानी तत्वों के गुणों का अध्ययन करने में आसानी। और दूसरी चीज
ये आवर्त सारणी प्रोत्साहित करती है नए तत्वों की खोज को। जैसे किसी ने देखा तो किसी के मन में आया, अरे इस आवर्त सारणी में कुछ रिक्तियां हैं, यानी नए तत्वों की खोज की जाए। यानी आवर्त सारणी नए तत्वों की खोज को प्रोत्साहित करती है। तीसरा और भी है, तत्वों के परमाणु भार का संशोधन करने में। जैसे मान लीजिए ये लिथियम है और लिथियम का परमाणु भार है 7 और इसके बाद बोरान का परमाणु भार है 11। लिथियम का परमाणु भार एटॉमिक वेट 7 और बोरान का परमाणु भार है 11। और पहले बेरिलियम का परमाणु भार समझा जाता था 13.4। तो 13.4 के आधार पर बेरिलियम को आगे होना चाहिए, लेकिन बेरिलियम के गुण जो थे वो सेकंड वर्ग के तत्वों के गुणों से मिलते जुलते थे। तो इसका मतलब बेरिलियम को यहां कहीं होना चाहिए। तब बेरिलियम का जब परमाणु भार देखा गया वास्तव में, तो वास्तव में इसका परमाणु भार लगभग 9 आया। सही परमाणु भार इसका लगभग कितना था? 9 था। इसका मतलब इसको लिथियम और बोरान के बीच में होना चाहिए। यानी तत्वों के सही परमाणु भार को ज्ञात करने में भी सहायता मिलती है। अब हम नेक्स्ट लेक्चर में इस आवर्त सारणी की कमियां बताएंगे। और प्लीज हमारे वीडियो को लाइक भी करें, सब्सक्राइब भी करें।